हिंदी साहित्य लेक्चर 138 व्याकरणिक कोटियाँ। ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन 12 है। व्याकरणिक कोटियाँ पूछा गया है एससी यानी यूपीएससी में। तो व्याकरणिक कोटियाँ क्या है? व्याकरणिक कोटियाँ किसी भाषा व व्याकरण को समझने में अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। जब शब्दों को वाक्य में पदों के रूप में रूपांतरित किया जाता है तो उनमें शाब्दिक अर्थ के अतिरिक्त कुछ व्याकरणिक सूचनाएं निहित की जाती हैं। इन सूचनाओं को व्यक्त करने के लिए व्याकरण की जिन प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है उन्हें ही व्याकरणिक कोटियाँ कहते हैं। फिर से पढ़ता हूँ। व्याकरणिक कोटियाँ किसी भाषा व व्याकरण को समझने में अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। जब शब्दों को वाक्य में पदों के रूप में रूपांतरित किया जाता है तो उनमें शाब्दिक अर्थ के अतिरिक्त कुछ व्याकरणिक सूचनाएं निहित की जाती हैं। इन सूचनाओं को व्यक्त करने के लिए व्याकरण की जिन प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है उन्हें ही व्याकरणिक कोटियाँ कहते हैं। हिंदी में 8 व्याकरणिक कोटियाँ मानी गई हैं। लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल, वाच्य, भावावृत्त, भावावृत्त का इंग्लिश है मूड, और पक्ष यानी एस्पेक्ट। पहला है लिंग, दूसरा वचन, तीसरा पुरुष, चौथा कारक, पांचवा काल, छठा वाच्य, सातवां भाव या वृत्ति और आठवां है पक्ष। भाव या वृत्त क्या है? भाव या वृत्त का अर्थ है कि कोई कथन किस अभिप्राय से कहा जा रहा है और उसमें निहित अर्थ क्या है। 5 प्रकार की वृत्तियाँ मानी गई हैं। 5 प्रकार की वृत्तियाँ मानी गई हैं। जैसे पहला है निश्चयपात यानी इंडिकेटिव मूड, दूसरा है संभावनार्थ यानी सब्जंक्टिव, तीसरा है संदेहार्थ यानी डाउटफुल, चौथा है अज्ञार्थ यानी इम्परेटिव और पांचवा है संकेतार्थ यानी कंडीशनल। तो जो पहला है निश्चयपात, उसमें जैसे उदाहरण हो जाता है आज बुधवार है, ये निश्चयपात है। संभावनार्थ में एग्जाम्पल है शायद आज बरसात होगी। संदेहार्थ में एग्जाम्पल है पता नहीं परीक्षा में सफलता मिलेगी या नहीं। अज्ञार्थ का एग्जाम्पल है चुपचाप पढ़ो। और संकेतार्थ का एग्जाम्पल है यदि पढ़ाई करोगे तो सफलता मिलेगी। अब देखते हैं 8वां क्या है? पक्ष यानी एस्पेक्ट। क्रिया व्यापार के होने की प्रवृत्ति क्या है? क्रिया व्यापार के होने की प्रवृत्ति क्या है? वही पक्ष है। मतलब क्रिया व्यापार के होने की प्रवृत्ति क्या है? मतलब वह संपादित हो चुका है, हो रहा है या होने वाला है। इसकी सूचना जिस तत्व से मिलती है उसे पक्ष कहते हैं। संयुक्त क्रिया के अंतर्गत संयोजी क्रिया जो भूमिका निभाती है यह वही है। दोबारा से पूरा पढ़ूंगा। क्रिया व्यापार के होने की प्रवृत्ति क्या है? वह संपादित हो चुका है, हो रहा है या होने वाला है। इसकी सूचना जिस तत्व से मिलती है उसे पक्ष कहते हैं। संयुक्त क्रिया के अंतर्गत संयोजी क्रिया जो भूमिका निभाती है यह वही है। जैसे वह खा रहा है, वह खाना आरंभ कर रहा है, वह खाना समाप्त कर रहा है, वह अक्सर खाता ही रहता है। तो ये एग्जाम्पल हो गया। अब हम देखते हैं भाषा का इतिहास। तो भाषा के इतिहास में हम आर्य भाषा की स्थिति देखेंगे, उसमें फिर भाषा का नाम देखेंगे, फिर प्रचलन की अवधि देखेंगे। तो आर्य भाषा की स्थिति को 3 भागों में बांटते हैं। प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा। प्राचीन आर्य भाषा जो है वो संस्कृत है, जो कि 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व था। फिर इसमें 2 भाषा का नाम आता है,
एक वैदिक संस्कृति, एक लौकिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति का प्रचलन अवधि 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व और लौकिक संस्कृति की प्रचलन की अवधि है 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व और प्राचीन आर्य भाषा की अवधि है 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। तो आर्य भाषा की स्थिति में पहला है प्राचीन आर्य भाषा जो कि संस्कृत है, जो है 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। फिर प्राचीन आर्य भाषा को दो भागों में बांटते हैं, वैदिक संस्कृति, लौकिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है और लौकिक संस्कृति 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व है। उसके बाद आता है आर्य भाषा में दूसरी स्थिति आती है मध्यकालीन आर्य भाषा। मध्यकालीन आर्य भाषा को संक्रमण काल भी बोलते हैं। मध्यकालीन आर्य भाषा 500 ईसा पूर्व से 1100 ईस्वी तक है। मध्यकालीन आर्य भाषा को कई भाषा में बांटते हैं, चार बोल सकते हैं, चार भाषा में बांटते हैं, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हट्ट। जिसमें पाली का प्रचलन की अवधि है 500 ईसा पूर्व से ईस्वी संवत की शुरुआत तक। प्राकृत का है ईस्वी प्रारंभ से 500 ईस्वी तक। अपभ्रंश का है 500 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक और अवहट्ट का है 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक। तो मध्यकालीन आर्य भाषा 500 ईसा पूर्व से 1100 ईस्वी तक है, जिसमें चार भाषा हैं, पाली, प्रकृति, अपभ्रंश, अवहट्ट। पाली की समय अवधि 500 ईसा पूर्व से ईस्वी संवत की शुरुआत तक। प्राकृत का है ईस्वी प्रारंभ से 500 ईस्वी तक। अपभ्रंश का है 500 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक और अवहट्ट का है 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक। आधुनिक, उसके बाद आता है आर्य भाषा की तीसरी जो है वो है आधुनिक आर्य भाषा। आधुनिक आर्य भाषा है वो 1100 ईस्वी से आज तक है। आधुनिक आर्य भाषा में आता है हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, उड़िया, बांग्ला, असमिया, सिंधी, मैथिली। फिर आधुनिक आर्य भाषा को तीन भागों में बांटते हैं, यानी तीन भाषा में बांटते हैं। आरंभिक या प्राचीन या पुरानी हिंदी, आरंभिक या प्राचीन या पुरानी हिंदी, जो कि 1100 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक है। दूसरा है मध्यकालीन हिंदी, जो कि 1350 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक है। और तीसरा है आधुनिक कालीन हिंदी, जो कि 1850 ईस्वी से आज तक है। तो 1100 जो आरंभिक या प्राचीन या पुरानी हिंदी है ना, जो 1100 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक है, उसी को ही आदिकाल बोलते हैं। और मध्यकालीन हिंदी जो है 1350 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक, वही काल भक्ति काल या रीत काल का है। और जो तीसरा है आधुनिक आर्य भाषा का तीसरा जो भाषा है वो है आधुनिक कालीन हिंदी, जो कि 1850 ईस्वी से आज तक है। उस काल को ही आधुनिक काल भी बोलते हैं। तो ये था भाषा का इतिहास। अब हम देखते हैं भारत की भाषाएं और हिंदी। भारत की भाषाएं और हिंदी। तो भारत की भाषा और हिंदी को दो भागों में बांटते हैं, एक आर्य भाषाएं और दूसरा अनार्य भाषाएं। फिर हम आर्य भाषाओं को दो भागों में बांटते हैं, यूरोपीय, गैर यूरोपीय। जिसमें गैर यूरोपीय को हम तीन भागों में बांटते हैं, ईरानी, दरद, भारतीय आर्य भाषा। ईरानी, दरद, भारतीय आर्य भाषा। तो हम भाषा को दो भागों में, आर्य भाषाएं, अनार्य भाषाएं, जिसमें हम आर्य भाषाओं को दो भागों में, यूरोपीय, गैर यूरोपीय। फिर गैर यूरोपीय को हम तीन भाषा में, ईरानी, दरद और भारतीय आर्य भाषा। तो ईरानी में आ जाता है कौन कौन सी भाषा, ईरानी अफ़गानिस्तान, ईरानी अफ़गानिस्तान। और दरद में आ जाता है तिब्बत, पामीर, कश्मीर, तिब्बत, पामीर, कश्मीर। और भारतीय आर्य भाषा में आ जाता है, सबसे मुख्य है संस्कृत और उसी से निकला है हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, असमिया, उड़िया, मैथिली, बांग्ला, सिंधी। तो भारतीय आर्य भाषा ये संस्कृत है और संस्कृत से निकला है ये सब। फिर उसके बाद भाषा का जो दूसरा प्रकार है यानी अनार्य भाषाएं। तो अनार्य भाषाओं को तीन रूप से देखा जाता है, एक द्रविड़ भाषाएं, दूसरा मुंडा या कोल या आस्ट्रिक और तीसरा है अन्य।
तो द्रविड़ भाषाओं में आता है कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु। कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु को द्रविड़ भाषाएं बोलते हैं। और मुंडा या कोल या ऑस्ट्रिक में संथाली आता है, संथाली भाषा आता है, जो कि मुख्य रूप से नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व में बोली जाती है। तो भाषा क्या है भारत की? हिंदी है। उपभाषा कितनी है? 5 हैं। और बोली कितनी है? 19 बोली है। उपभाषा 5 है, लेकिन उपभाषा कहते किसे हैं? जो ना बोली जाती है ना लिखी जाती है, बल्कि एक संरचनात्मक समूह है। न बोली जाती है न लिखी जाती है, बल्कि एक संरचनात्मक समूह है। ठीक, अब हम देखते हैं हिंदी, इसकी उपभाषाएं और बोलियां। हिंदी, इसकी उपभाषाएं और बोलियां। तो संस्कृत है, संस्कृत से ही उत्पन्न हुआ प्राकृत, मतलब संस्कृत से ही निकला पाली, प्रकृत, अपभ्रंश, औहट। तो संस्कृत से प्राकृत और प्राकृत से अपभ्रंश। अपभ्रंश जो भाषा है उसको फिर हम बांटते हैं कई भाषाओं में। तो उसमें पहला है मागधी अपभ्रंश, दूसरा है अर्धमागधी अपभ्रंश, तीसरा है सौरसेनी अपभ्रंश, चौथा है खस, पांचवा है महाराष्ट्री, छठा है राजस्थानी और सातवां है ब्राह्मण अपभ्रंश। तो हम पहला देखते हैं मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश को 4 भाषाओं में बांटते हैं। कौन कौन से? बांग्ला, उड़िया, असमिया, मैथिली। मागधी अपभ्रंश में 4 भाषाएं, बांग्ला, उड़िया, असमिया, मैथिली। और मागधी अपभ्रंश में एक उपभाषा है जो है बिहारी हिंदी। तो बिहारी हिंदी में फिर 3, बिहारी हिंदी में 2 बोलियां हैं और एक उपबोली है। 2 बोली कौन कौन सी है? भोजपुरी, मगही और एक अंगिका उपबोली है। तो मागधी अपभ्रंश जो कि पहला है, इसमें 4 भाषा है, बांग्ला, उड़िया, असमिया, मैथिली और एक बोली है, एक उपभाषा है बिहारी हिंदी। उपभाषा में 2 बोलियां हैं, भोजपुरी, मगही और एक उपबोली है जो कि है अंगिका। और दूसरा अपभ्रंश है अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी अपभ्रंश में एक उपभाषा है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी उपभाषा में 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी उपभाषा की बोलियां हैं। बघेली, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। और तीसरा अपभ्रंश है सौरसेनी अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश में एक उपभाषा है पश्चिमी हिंदी। सौरसेनी अपभ्रंश में एक उपभाषा है पश्चिमी हिंदी। और पश्चिमी हिंदी में जो 5 बोलियां हैं, पश्चिमी हिंदी में 5 या बोल सकते हैं 6 बोलियां हैं। कौन कौन सी? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी। पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां हैं? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी। दक्षिणी। ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी, दक्षिणी। ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी, दक्षिणी। ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी, दक्षिणी। ये पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। और सौरसेनी अपभ्रंश में ही 2 उपभाषा हैं, गुजराती, पंजाबी। 2 उपभाषा कौन कौन सी हैं? गुजराती, पंजाबी। ठीक। चौथा अपभ्रंश है खस। तो खस में एक उपभाषा है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी जो है उसमें 2 बोलियां हैं, कुमाऊनी, गढ़वाली। खस अपभ्रंश में एक उपभाषा है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी में 2 उपबोली है, कुमाऊनी, गढ़वाली। कुमाऊनी, गढ़वाली। ठीक। अब 5वां अपभ्रंश है महाराष्ट्री। महाराष्ट्री में एक उपभाषा है, महाराष्ट्री में एक भाषा है मराठी। महाराष्ट्री अपभ्रंश में एक उपभाषा है मराठी। ठीक। अब छठा अपभ्रंश है राजस्थानी। राजस्थानी में 4 बोलियां हैं। राजस्थानी में 4 बोलियां हैं, जयपुरी या ढूंढाड़ी,
मारवाड़ी, मेवाती, मालवी। जयपुरी या ढूंढाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी। पहला है जयपुरी या ढूंढाड़ी, दूसरा है मारवाड़ी, तीसरा है मेवाती और चौथा है मालवी। पहला है जयपुरी या ढूंढाड़ी, दूसरा है मारवाड़ी, तीसरा है मेवाती और चौथा है मालवी। और सातवां अपभ्रंश है ब्राह्मण अपभ्रंश। और ब्राह्मण अपभ्रंश में एक उपभाषा आती है या एक भाषा आती है। ब्राह्मण अपभ्रंश में एक भाषा आती है सिंधी। तो ब्राह्मण अपभ्रंश में एक भाषा आती है कौन? सिंधी। ठीक, अब हम देखते हैं हिंदी, इसकी भाषाएं और बोलियां। अभी तक हमने देखा हिंदी, इसकी उपभाषाएं और बोलियां। अब हम देखते हैं हिंदी, इसकी भाषाएं और बोलियां। तो हिंदी भाषा 4 होती हैं: मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश, खस, राजस्थानी। तो मागधी अपभ्रंश में एक उपभाषा है बिहारी हिंदी। और बिहारी हिंदी में 2 बोली और एक उपबोली है। मागधी अपभ्रंश में एक उपभाषा है बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी में 2 बोली है, भोजपुरी मगधी। भोजपुरी मगधी 2 बोली और एक उपबोली है अंगिका। तो बिहारी हिंदी में 2 बोली, भोजपुरी मगधी और एक उपबोली अंगिका है। अर्धमागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश में आता है पूर्वी हिंदी। अर्धमागधी अपभ्रंश में आता है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी उपभाषा, पूर्वी हिंदी उपभाषा। तो पूर्वी हिंदी उपभाषा में 3 बोली है। पूर्वी हिंदी उपभाषा में कौन बोली है? 3 बोली: अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी 3 बोलियां हैं। किसमें? पूर्वी हिंदी में। और पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश का हिस्सा है। तीसरा अपभ्रंश आता है सौरसेनी अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश में आता है पश्चिमी हिंदी। सौरसेनी अपभ्रंश में कौन आता है? पश्चिमी हिंदी। और पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां और एक अलग से छठी बोलियां भी है। तो 5 उपबोली कौन सी है? 5 बोली कौन सी है पश्चिमी हिंदी में? पश्चिमी हिंदी सौरसेनी अपभ्रंश से निकला है जिसमें 5 बोली है। पश्चिमी हिंदी क्या है? उपभाषा है। उपभाषा में 5 बोलियां हैं। कौन कौन सी? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, हरियाणवी, बुंदेली। ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, हरियाणवी, बुंदेली। ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, हरियाणवी, बुंदेली। और लास्ट एक और छठा भी है जिसे दक्खनी बोलते हैं। तो छठा कौन है? दक्खनी, दक्खनी, दक्खनी। तो पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां: ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, हरियाणवी, बुंदेली और छठा है दक्खनी। ठीक, अब देखते हैं खस अपभ्रंश में। तो खस अपभ्रंश में 2 बोली है: कुमाऊनी, गढ़वाली। कुमाऊनी, गढ़वाली। कुमाऊनी, गढ़वाली 2 बोलियां हैं खस हिंदी में। और 5वां अपभ्रंश है राजस्थानी। 5वां अपभ्रंश है राजस्थानी। राजस्थानी में 4 बोली है। राजस्थानी में 4 बोली है। कौन कौन सा? जयपुरी या ढूंढाड़ी, जयपुरी या ढूंढाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी। जयपुरी या ढूंढाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी। जयपुरी या ढूंढाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी। तो ये था हिंदी, इसकी भाषाएं और बोलियां। नोट करके इसमें लिखा है मैंने। इसमें हिंदी के अलावा अन्य भाषा को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए पिछले चित्र से इसमें अंतर है। पिछले चित्र में हिंदी के अलावा भी अन्य भाषाएं सम्मिलित थीं, तो सिर्फ समझ विकसित करने के लिए था। ये था हिंदी भाषा के। ठीक है, अब हम देखते हैं अपभ्रंश, मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी अवस्था। यानी अब हम अपभ्रंश को देखेंगे जो कि मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी अवस्था है। तो अपभ्रंश जो है वो अपभ्रष्ट शब्द से निकला है। अपभ्रष्ट से ही अपभ्रंश निकला और अपभ्रंश जो अपभ्रष्ट है उसी से अपभ्रंश और अवहट 2 चीज़ें निकली। तो अगर अपभ्रंश पूछा जाए ना, तो अपभ्रंश अगर पूछा जाए 200 शब्दों में लिखो, तो 30 शब्दों में उसका परिचय देना है और 15 शब्दों में उसका निष्कर्ष देना है और 30 से 40 शब्दों में उसमें ध्वनि लिखना है, अपभ्रंश की ध्वनि।
100 शब्दों में उसका व्याकरण लिखना है और शब्दकोशीय के बारे में उसका 30 शब्द में उसका शब्दकोशीय को बताना है। ठीक, परिचय 30 शब्द, ध्वनि 30 से 40 शब्द, व्याकरण 100 शब्द, शब्दकोशीय 30 शब्द और निष्कर्ष 15 शब्द में लिखना है 200 में से। तो इसी के साथ लेक्चर 138 यहीं पे समाप्त होता है। हिंदी साहित्य लेक्चर 139। लेक्चर 139 में हम देखते हैं अपभ्रंश के भेद। अपभ्रंश के भेद को दो आधार पर बांटा जाता है, विशेष स्थान की विशेष और भाषिक विकास की स्थिति, यानी विशेष स्थान की विशेष के आधार पे और भाषिक विकास की स्थिति के आधार पे। तो विशेष स्थान की विशेष में 3 लोगों का नाम आता है, नामी साधु, मार्कंडेय और डॉक्टर तगाड़े। नामी साधु, मार्कंडेय और डॉक्टर तगाड़े। नामी साधु कहते हैं कि अपभ्रंश जो है वो उपनागर है, आभीर है और ग्राम्य है। नामी साधु क्या कहते हैं? उपनागर, आभीर, ग्राम्य। और जो मार्कंडेय हैं वो कहते हैं अपभ्रंश जो है वो नागर है, उपनागर है और ब्राचड़ है। नागर, उपनागर, ब्राचड़। और जो डॉक्टर तगाड़े हैं वो अपभ्रंश को पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी में बांटते हैं। मतलब कि विभेद था ना, तो अपभ्रंश के भेद को विशेष स्थान की विशेष स्थिति के आधार पर 3 भागों में 3 लोग इसकी व्याख्या करते हैं, मतलब 3 भेद बताते हैं। 3 लोग इसका भेद बताते हैं, नामी साधु, मार्कंडेय, डॉक्टर तगाड़े। जिसमें नामी साधु कहते हैं कि अपभ्रंश उपनागर, आभीर और ग्राम्य। जिसमें नामी साधु अपभ्रंश को 3 भागों में बांटते हैं, उपनागर, आभीर, ग्राम्य। और मार्कंडेय जो हैं वो इसे 3 भागों में बांटते हैं, नागर, उपनागर और ब्राचड़। और डॉक्टर तगाड़े जो हैं वो इसे 3 भागों में बांटते हैं, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी। ठीक, अब देखते हैं भाषिक विकास की स्थिति के आधार पे। तो भाषिक विकास की स्थिति में 2 लोगों का नाम आता है, विष्णु धर्मोत्तर और मार्कंडेय। और दूसरा नाम है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। एक में आ जाते हैं विष्णु धर्मोत्तर और मार्कंडेय और दूसरे में डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तो भाषिक विकास की स्थिति के आधार पर विष्णु धर्मोत्तर और मार्कंडेय अपभ्रंश के 27 भेद बताते हैं, जबकि डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा अपभ्रंश के 5 प्राकृतों से 5 अपभ्रंशें बनी ये बताते हैं। 5 प्राकृतों से 5 अपभ्रंशें बनी डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ये बताते हैं। निष्कर्ष में हमें क्या लिखना है अगर पूछा जाए अपभ्रंश के भेद? निष्कर्ष में नामवर सिंह का कथन लिखें, उनके पुस्तक हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग के नाम के साथ। अब देखते हैं अपभ्रंश का भाषाई योगदान। तो अपभ्रंश के भाषाई योगदान में ध्वनि संरचना देखेंगे सबसे पहले, व्याकरण देखेंगे, फिर शब्दकोश देखेंगे। ध्वनि संरचना में इसमें ड, ढ पाया जाता है, ए, औ पाया जाता है, री नहीं पाया जाता, मतलब जो डबल री होता है वो नहीं पाया जाता है, जबकि री पाया जाता है, सिंपल री पाया जाता है। इसमें विसर्ग का लोप होता है और अनुस्वार का प्रयोग बढ़ा चढ़ा के होता है। मतलब कि ध्वनि संरचना में इसमें ड, ढा का प्रयोग होता है, ड, ढ का प्रयोग होता है, ए, औ का प्रयोग होता है, बड़ी री का प्रयोग नहीं होता है, री का प्रयोग होता है, विसर्ग का लोप होता है और अनुस्वार का प्रयोग बढ़ा करके होता है। अब इसके व्याकरण की बात करें तो इसमें व्याकरण में लिंग 3 की जगह 2 होते हैं, वचन 3 की जगह 2 होते हैं, कारक विभक्ति नहीं होती, कारक में विभक्ति नहीं होती है, प्रसर्ग होता है और सर्वनाम भी वहाँ से आए, सर्वनाम भी वहाँ से आए, जैसे हम, हमार, तुम, तुम्हार, ये सर्वनाम भी आता है। विशेषण भी वहाँ से ही आते हैं। क्रियाओं में कृदंतों का विकास हुआ और संयुक्त क्रिया का विकास हुआ। क्रियाओं में कृदंतों का विकास और संयुक्त क्रिया का विकास हुआ। तो ये था व्याकरण। शब्दकोश में अगर हम बात करें
तो हिंदी की संख्याएं भी यहाँ से आई। अपभ्रंश के भाषाई योगदान में हिंदी की संख्याएं भी यहीं से आई और तद्भव का जो द्वित्वीकरण और छदपूरक दीर्घीकरण भी यहीं से हुआ, यानी तद्भव का द्वित्वीकरण और छदपूरक दीर्घीकरण भी अपभ्रंश के भाषाई योगदान के कारण ही हुआ। तो इसी के साथ लेक्चर 139 यहीं पे समाप्त होता है। हिंदी साहित्य लेक्चर 140। मध्यकाल में अवधी का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास। मध्यकाल में अवधी का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास। इसमें सबसे पहले हम अवधी देखते हैं। अवधी में कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं अवधी से लेकर। तो अवधी में पहला प्रश्न है अवधी टिप्पणी 2 स्टार। दूसरा प्रश्न है सूफी काव्य धारा में प्रयुक्त अवधी की विशेषताएं 2 स्टार। तीसरा प्रश्न है जायसी की अवधी 3 स्टार। चौथा प्रश्न है राम काव्य धारा विशेषता तुलसीदास की अवधि 2.5 स्टार। पांचवा प्रश्न है काव्य भाषा के तौर पर अवधी की शक्तियाँ और सीमाएं 2 स्टार। छठा प्रश्न है मध्यकाल में अवधी के साहित्यिक तथा स्वरूपगत विकास पर विचार करें 3 स्टार। सातवां प्रश्न है औदात्य गंभीरता तथा लोकमंगल की भाषा के तौर पर अवधी के महत्व की चर्चा करें 1 स्टार। और आठवां प्रश्न है तुलसीदास और जायसी की काव्य भाषा की तुलना 3 स्टार। अब देखते हैं मध्यकाल में ब्रज भाषा का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास। इसमें हम पहला प्रश्न देखते हैं ब्रज भाषा टिप्पणी 2 स्टार। दूसरा प्रश्न है मध्यकाल में ब्रज भाषा के साहित्यिक और स्वरूपगत विकास का विवेचन कीजिए 3 स्टार। तीसरा प्रश्न है सूरदास की ब्रज भाषा या ब्रज भाषा के साहित्यिक विकास में सूरदास का योगदान 2 स्टार। चौथा प्रश्न है रीतकाल का ब्रज भाषा 1 स्टार। पांचवा प्रश्न है अखिल भारतीय काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा 2 स्टार। छठा प्रश्न है ब्रज भाषा की शक्तियाँ और सीमाएं 2 स्टार। सातवां प्रश्न है ब्रज भाषा में निहित अद्भुत कलात्मकता के मूल में कौन से कारण हैं समझाइए स्टार 1 स्टार। अब हम देखते हैं फॉर्मेटिंग देख लेते हैं कि अगर प्रश्न कोई पूछा जाता है तो उसमें क्या कितना लिखना है। जैसे अगर पूछा जाए पहला है अगर पूछा जाए अवधी का साहित्यिक विकास तो इसमें साहित्य 70% लिखना है और व्याकरण 30% लिखना है। अगर वहीं दूसरा अगर पूछा जाए कि अवधी का स्वरूपगत विकास तो अवधी का स्वरूपगत विकास में हमें भाषा को 70 से 80% लिखना है और साहित्यिक पक्ष को 20% लिखना है। वहीं तीसरा अगर पूछा जाए साहित्यिक और स्वरूपगत विकास तो साहित्यिक और स्वरूपगत विकास में हमें भाषा 50% लिखना है और साहित्य 50% लिखना है। ठीक, अब हम देखते हैं ब्रज भाषा। तो ब्रज भाषा में आदिकाल भक्तिकाल रीतिकाल आधुनिक काल देखते हैं। आधुनिक काल के आधार पर देखते हैं। तो बैकग्राउंड के तौर पर अगर हम यूज करना चाहें तो आदिकाल को करेंगे। तो ब्रज भाषा में आदिकाल में 2 कवि का नाम आता है, एक अमीर खुसरो एक पृथ्वीराज रासो। आदिकाल में अमीर खुसरो पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो का कौन सा काव्य है पिंगल। तो अमीर खुसरो पृथ्वीराज रासो ये आदिकाल में ब्रजभाषा के कवि हैं। और भक्तिकाल में अगर हम बात करें तो भक्तिकाल को 2 भागों में बांटते हैं, कृष्ण भक्ति राम भक्ति। तो कृष्ण भक्ति में अगर हम बात करें तो सूरदास, रहीम, नंददास, परमानंद और मीराबाई। सूर, रहीम, मीरा, नंददास, परमानंद। भक्तिकाल में कृष्ण भक्ति में सूरदास, रहीमदास, नंददास, मीराबाई, परमानंद। तो ये कृष्ण भक्ति में है। और भक्तिकाल के राम भक्ति में तुलसीदास का कवितावली आता है। राम भक्ति में तुलसीदास का कवितावली ब्रजभाषा में आता है।
रीत काल में अगर हम देखें तो इसे दो भागों में बांटते हैं, रीति काव्य और रीत मुक्त। रीति काव्य और रीत मुक्त, इसमें कोई विशेष कवि का नाम नहीं आता है ब्रजभाषा में। आधुनिक काल में बात करें तो भारतेंदु मंडल जो हैं उसमें थोड़ी ब्रजभाषा दिखती है। भारतेंदु मंडल में द्विवेदी युग में ब्रजभाषा नहीं थी, छायावाद में भी ब्रजभाषा नहीं थी। तो इसी के साथ लेक्चर 140 यहीं पे समाप्त होता है।